नमस्कार, मैं अजय शास्त्री लक्ष्य कोचिंग क्लासेस के YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि वैश्विक महामारी कोरोना के कारण हमारी जो ऑफलाइन क्लासें चलती थी वो बंद हो चुकी हैं, लेकिन जैसे ही खुलती हैं तो हमारी ऑफलाइन क्लासें चलेंगी। तो हमने विद्यार्थियों के पक्ष को ध्यान में रखते हुए, उनकी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमने ऑनलाइन क्लासेस शुरू की हैं, ताकि किसी भी प्रकार से विद्यार्थी का कोई नुकसान न हो। तो उसी की कड़ी में आज हम हिंदी का एक अध्याय करने जा रहे हैं, एक टॉपिक करेंगे। तो जैसे आज तक जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, चाहे वो HSC की हो, चाहे SSC की हो, चाहे बैंकिंग की हो, या हाल फिलहाल जो हमारी 8-9 परीक्षाएं हुई हैं, उनमें इस जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसमें से किसी न किसी रूप में 1 या 2 नंबर का प्रश्न पूछा गया है। तो आज हम जो करने जा रहे हैं, आज तक बाज़ार में आप जितनी भी पुस्तकें या मिलती हैं आपको, वो क्या है, संस्कृत आधारित व्याकरण आपको मिलती हैं। अब हिंदी ने भी अपना विकास कर लिया है और विकास के साथ साथ उसमें कुछ परिवर्तन हो गए हैं, और उन्हीं नए परिवर्तनों के साथ हम आपको यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन कोई अच्छी पुस्तक होगी तो आपको ये जो परिवर्तन हम देखने जाएंगे वो उसमें आपको मिल जाएंगे। लेकिन लगभग जितनी भी पुस्तकें हैं वो क्या हैं, आज से 2500 वर्ष पुरानी संस्कृत व्याकरण के ऊपर ही आधारित हैं। तो आज का हमारा एक नया विषय रहेगा, क्या है, वर्ण विचार। तो वर्ण विचार में आप देखें कि कुछ परिवर्तन हैं, वहाँ पर उच्चारण स्थान में भी है, और उच्चारण स्थान के साथ साथ उसमें अन्य परिवर्तन भी आपको देखने को मिलेंगे। तो उन्हीं परिवर्तनों के साथ यहाँ पर हमने लिखा है वर्ण विचार। तो वर्ण विचार की बात करें तो सबसे पहले हमें 2-3 शब्द हैं, उनके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। सबसे पहले तो है भी वर्ण, वर्ण क्या होता है। फिर दूसरा शब्द एक आ जाता है अक्षर क्या होता है। तीसरा आ जाता है ध्वनि क्या होता है। इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले हम वर्ण की बात कर लें तो अलग अलग पुस्तकों में आपको 2-3 रूप में ये परिभाषाएं मिल जाएंगी। जैसे भाषा की जो मूल इकाई होती है उसे क्या बोलते हैं, वर्ण कहते हैं। फिर एक परिभाषा के रूप में और देखते हैं भी भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े न हो सकें उसे क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। और उसके साथ साथ एक और बनता है भी भाषा में उच्चरित अविभाज्य ध्वनि वर्ण कहलाती है। उच्चरित अविभाज्य ध्वनि क्या कहलाती है, वर्ण कहलाती है। सबसे हम यहाँ पहले हम लिखेंगे भी भाषा की मूल इकाई, भाषा की मूल इकाई वर्ण है। ये तो हो गई साधारण रूप में इसकी परिभाषा। फिर एक परिभाषा आती है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े न किए जा सके उसे क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। फिर आता है एक और रूप में हम इसको लिख लेते हैं, क्या लिखते हैं, भाषा में उच्चरित अविभाज्य भाषा में उच्चरित अविभाज्य ध्वनि भी क्या कहलाती है, वर्ण कहलाती है। यहाँ पर अविभाज्य शब्द है, जिसको बांटा ना जा सके, जिसके टुकड़े न किए जा सके, उसे क्या कहते हैं, अविभाज्य कहते हैं। तो ये भी क्या कहलाती है, वर्ण कहलाती है। तो आगे एक बात आती है भी अक्षर। सबसे पहले कि जो वर्ण होता है ये क्या होता है, मौखिक रूप कहलाता है। वर्ण को हम क्या लिख सकते हैं, मौखिक रूप लिख सकते हैं। जो हम मुख से बोलते हैं वो क्या कहलाता है, मौखिक रूप कहलाता है। अब आ जाता है हमारा अक्षर। अक्षर कौन सा रूप कहलाता है, अक्षर कहलाता है हमारा लिखित रूप कहलाता है। कौन सा रूप होता है, लिखित रूप कहलाता है। ये हमारा हो गया अक्षर। अब इसकी परिभाषा की बात की जाए, हमारे जितने भी स्वर हैं वो सारे के सारे क्या हैं, अक्षर हैं। और दूसरी चीज़ क्या है, जो हमारे व्यंजन होते हैं और साथ में क्या होते हैं, स्वर सहित होते हैं, वो भी क्या कहलाते हैं, अक्षर कहलाते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी भी, सभी स्वर अक्षर कहलाते हैं, अक्षर होते हैं। तथा स्वर सहित व्यंजन भी अक्षर होते हैं या कहलाते हैं। ये हो गया। अब यहाँ पर एक उदाहरण है,
यहाँ पर स्वर सहित और स्वर रहित की बात की जाएगी। जैसे मैंने लिख दिया, एक वर्ण लिख दिया कै। अब कै लिखा है, कै के नीचे हलंत करके मैंने इसका स्वर अलग कर दिया, ये रूप हो गया। ये जो रूप का होगा ये क्या कहलाएगा? अक्षर कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि ये क्या है? स्वर सहित है। अब बात की जाए दूसरा, मैं लिखता हूँ यहाँ पर कै। अब जो मैंने कै के नीचे हलंत लगा दिया, इसका मतलब क्या हो गया? ये है स्वर रहित। ये कौन सा है? स्वर रहित। रहित का मतलब जिसमें स्वर नहीं होगा वो अक्षर भी नहीं कहलाएगा, और वो होता है स्वर रहित। और स्वर सहित का मतलब होता है जिसमें ए मिला हुआ हो, स्वर मिला हुआ हो, वो क्या कहलाता है? अक्षर कहलाता है। ये तो हमारी बात होगी वर्ण की। और ये कौन सा रूप कहलाता है? लिखित रूप कहलाता है। इसके बाद बात की जाती है ध्वनि किसे कहते हैं। ध्वनि की बात की जाए तो ध्वनि क्या होती है? अभी ध्वनि जैसे मैं मुख से बोल रहा हूँ और कानों के द्वारा सुन रहे हो, तो ये क्या कहलाती है? ध्वनि कहलाती है। मुख के द्वारा बोली जाने वाली और कानों के द्वारा सुनी जाने वाली क्या कहलाती है? ध्वनि कहलाती है। मुख के द्वारा बोली जाए तथा कानों से सुनी जाए, उसे क्या कहते हैं? उसे ध्वनि कहते हैं। ये हमारे 3 शब्द थे, वर्ण, अक्षर और ध्वनि। इसके बाद हम कुछ वर्णों के बारे में बात करेंगे। वर्ण कौन से होते हैं, मानक रूप में किस प्रकार के थे, जो वैदिक संस्कृति थी उसमें कौन से थे, और मूल हिंदी में किस प्रकार से हैं। उसके बाद वर्ण के भेद कितने होते हैं, कितने वर्गों में बांटा जाता है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वर्ण कौन कौन से होते हैं और वर्णों को किस आधार पर वैदिक समय में बांटा जाता था। उसमें से जो प्रश्न पूछा गया था उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमने बात करनी है मानक रूप में। मानक रूप में वर्ण, कुल वर्ण कितने हैं? 52 हैं। 52। अब ये जो 52 वर्ण हैं, इनको कितने भागों में बांटा जाता था? वैदिक समय में 5 भागों में बांटा जाता था। किस किस रूप में बांटा जाता था? सबसे पहले आते हैं स्पर्श व्यंजन। कौन से आते हैं? स्पर्श व्यंजन। कितने होते हैं? 25। कहाँ से कहाँ तक? कै से लेकर मैं तक। ये हमारे क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। उसके बाद दूसरे भाग में कौन सा आ जाता है? अंतस्थ व्यंजन। कौन से हो गए? 4। कौन कौन से? य, र, ल और वह। यहाँ पर एक प्रश्न बनता है, हम य र ल वह तो पढ़ते हैं, लेकिन य र ल का सही कर्म क्या है? यहाँ पर आ जाएगा सही कर्म क्या होता है इनका? यवरल। य व र ल। य र व ल का सही कर्म क्या होता है? यवरल। य व र ल। लेकिन हम पढ़ते क्या हैं? य र ल व पढ़ते हैं। ये इसका सही कर्म नहीं है। सही कर्म क्या होता है? यवरल, य व र और ल। ये हमारे कौन से कहलाते हैं? अंतस्थ। नंबर 3 पे आ जाता है ऊषम व्यंजन। ऊषम व्यंजन भी कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से? श, स और है। ये हमारे क्या कहलाते हैं? ऊषम व्यंजन कहलाते हैं। इसके बाद चौथे भाग में कौन से आ जाते हैं? संयुक्त व्यंजन आ जाते हैं। कौन से? संयुक्त व्यंजन। ये भी कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से? श, कै और श। ये होता है क्ष। दूसरा कौन सा होता है? त्रय। त्रय में कौन कौन से? तय और र। और तीसरा होता है ज्ञ। ज्ञ की बात की जाए तो क्या आता है इसमें? जय और ञ। ये हमारा क्या कहलाता है? ज्ञ। उसके बाद आता है शर। शर में कौन कौन से? श और र। अब यहाँ पर बात की जाए तो एचटेट की परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछा गया था, क्षय के रूप पूछे गए थे। ठीक, तो ये हमारा हो गया संयुक्त व्यंजन। अब 5वां भाग कौन सा आता है इसका? 5वां भाग आता है उत्क्षिप्त
उत्क्षिप्त व्यंजन, और इनको क्या बोलते हैं, ताड़न जात भी कहा जाता है, ताड़न जात। ये कितने होते हैं, 2। कौन कौन से, ड पैर नुक्ता और ढ पैर नुक्ता, ये हमारे क्या कहलाते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं। जब आप इनको टोटल जोड़ते हो तो ये बनते हैं 39। अब बात आ जाती है स्वर। स्वर हमारे कितने होते हैं, मानक समय में 13 थे। कौन कौन से 13, ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। यहाँ तक हो जाते हैं हमारे 11 हो जाते हैं। इसके बाद हमने लिखे कितने हैं, 13 लिखे हैं। इसमें से भी क्लर्क की परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है भी, स्वर और अनुस्वार और व्यंजन सहित हमारे कितने हैं। तो यहाँ पर बात की जाए, ये कौन कौन से हो गए, अंग और ए, ये हमारे 13। जब हम 39 और 13 को जोड़ेंगे तो कितने बन जाते हैं, 52 बन जाते हैं। तो ये हमारे कौन से रूप के हैं, मानक रूप के हैं। अब बात की जाए हिंदी में स्वर कितने होते हैं और व्यंजन कितने होते हैं, और कुल वर्णों की बात की जाए तो कितने होते हैं। तो वो कितने होते हैं, स्वर हमारे हिंदी में कितने होते हैं, 11, और व्यंजन कितने होते हैं, 33। तो कुल मिलाकर के कुल वर्णों की बात की जाए तो कितने हो जाते हैं, 44 हो जाते हैं। लेकिन मानक रूप की बात की जाए तो कितने होते हैं, 52 होते हैं। तो अब हिंदी की बात की जाए, मूल हिंदी में कितने हैं, मूल हिंदी में स्वर कितने हैं, 11। और व्यंजन की बात की जाए तो व्यंजन कितने हैं हिंदी में, 33। और कुल की बात की जाए, कुल वर्ण की बात की जाए तो कितने हो जाते हैं, 44 हो जाते हैं। तो ये हमारे हिंदी के हो गए, वो मानक समय के हो गए 52, और ये इस प्रकार से स्वरों की संख्या वहाँ पर 13 रहेगी और व्यंजनों की संख्या 39 रहेगी। तो ये दोनों रूप में आपने पढ़ लिया। अब बात की जाए भी हम वर्ण को कितने भागों में बांट सकते हैं, और वर्ण के वो भाग कौन कौन से हैं, हिंदी में उन्हें क्या कहा जाता है और संस्कृत में उन्हें क्या कहा जाता है। तो अब हम बात करते हैं वर्ण के भेद। वर्ण के भेदों की बात की जाए, वर्ण के भेद कितने होते हैं, 2 भेद होते हैं। कितने भेद हो गए दोस्तों, 2 भेद। पहला हमारा होता है स्वर, जिसे संस्कृत में क्या बोलते हैं, अच बोलते हैं। दूसरा हमारा क्या हो गया, व्यंजन हो गया, जिसको संस्कृत में क्या बोलते हैं, हल बोलते हैं। ये हमारे वर्ण के 2 भेद हो गए हैं। पहला हमारा हो गया स्वर, जिसे संस्कृत में क्या बोलते हैं, अच बोलते हैं, और दूसरा हमारा भेद कौन सा हो गया, व्यंजन हो गया, जिसे संस्कृत में क्या बोलते हैं, हल बोलते हैं। तो हम सबसे पहले क्या बात करेंगे, स्वरों की बात करेंगे। विस्वर क्या होते हैं, किसे कहते हैं, कितने भेद होते हैं, उसके ऊपर किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सब चीज़ों को हमने ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम स्वर की। विस्वर क्या है, स्वर किसे कहते हैं, साथ में हम व्यंजन की भी बात करेंगे भी, ताकि दोनों के बीच में हमें अंतर पता हो भी, किस प्रकार से बोले जाते हैं, किस प्रकार से उसमें वर्ण की सहायता ली जाती है और उसमें किस प्रकार से वर्ण की सहायता नहीं ली जाती। तो सबसे पहले हमारा क्या है, स्वर। स्वर क्या होता है और किसे कहते हैं। सबसे पहले बात क्या होता है भी, हम जब भी किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करते समय हम क्या करते हैं, अपने फेफड़ों में हवा भरते हैं और उस हवा को बाहर निकालते हैं। तो स्वर की परिभाषा में क्या आ जाता है भी, वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी प्रकार की कोई बाधा पैदा नहीं होती, वे स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं, उसमें किसी वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, जिनका सतत उच्चारण होता है, उसे क्या बोलते हैं, स्वर कहते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं भी, जैसे हम स्वरों का जब उच्चारण करते हैं तो हम अपने फेफड़ों में हवा भरते हैं और हवा भरते हुए हम उसे डायरेक्ट रूप में बाहर निकालते हैं। उसमें न तो हमें किसी ध्वनि की सहायता की ज़रूरत पड़ती है और न ही उनके उच्चारण में क्या होता है, किसी रुकावट का सामना करना पड़ता है, न ही कोई बाधा बीच में आती है। तो वो क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। यहाँ पे मैं जो साधारण सी परिभाषा है उसके बारे में बात करता हूँ भी, वे वर्ण
वे वर्ण जिनके उच्चारण में कोई बाधा नहीं होती, कोई बाधा न हो, तथा जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, उसे हम क्या कहते हैं भाई? उसे स्वर कहते हैं। ये हमें हो गई स्वर की परिभाषा। अर्थात जब हम फेफड़ों में हवा भरते हैं, किसी स्वर का उच्चारण करते हैं, उसमें किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं आती, कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती, वो स्वतंत्र रूप से उच्चारित हो जाते हैं। अब बात की जाए भी हमें किस प्रकार पता चले। अब यहाँ पर एक बात आती है, जैसे आजकल क्या है, परीक्षाओं में जब प्रश्न दिया जाता है तो वो परिभाषा अलग अलग रूप की परिभाषाएं लिख करके पूछा जाता है, और उनमें से एक परिभाषा क्या होती है? गलत होती है। जैसे आपने क्लर्क या डी ग्रुप के पेपरों में ध्यान दिया हो तो वहाँ पर क्या है, या HTET की बात की जाए तो वहाँ पर क्या है, प्रश्नों की परिभाषाएं दे रखी है 3-4, उसमें से एक परिभाषा गलत होती है। तो जैसे हम बात करें बिना किसी बाधा के जिसका सतत उच्चारण, अब सतत का मतलब क्या होता है वो भी हमें पता होना चाहिए। बिना किसी बाधा के जिनका सतत उच्चारण होता है, उच्चारण हो, या जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता न ली जाए। दूसरी बात की जाए, जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता न ली जाए, उसे भी क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। अब एक शब्द आया सतत उच्चारण। सतत उच्चारण का मतलब क्या होता है अभी? लगातार या निरंतर उच्चारण जिनका होता है वो क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। जिनका लगातार उच्चारण किया जाए वो क्या चीज कहलाती है? स्वर कहलाती है। जैसे मैं बोलता हूं ए आ ई, अब ये लगातार इनका क्या हो रहा है? सतत उच्चारण हो रहा है, निरंतर उच्चारण हो रहा है, तो ये क्या चीज कहलाती है? स्वर कहलाती है। अब ये इसकी देखो यहाँ पर 3 परिभाषाएं, जिनका स्वतंत्र रूप से उच्चारण होता है, जिनके उच्चारण में कोई बाधा नहीं आती, जिनका बिना बाधा के सतत उच्चारण हो जाए, या जिनके उच्चारण में अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाए, वो क्या कहलाते हैं? वो स्वर कहलाते हैं। अब ये 3-4 परिभाषाएं हैं, अगर इनके बीच में एक ले दी जाए भी, जिनके उच्चारण में रुकावट या बाधा के बाद उच्चारित होते हैं, रुकावट या बाधा के बाद उच्चारित होते हैं, वो क्या होते हैं? वो व्यंजन होते हैं। तो इनमें किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आती, ना ही रुकावट पैदा होती है, तो ये हमारा हो गया स्वर। अब हम देखते हैं भी स्वर होते कौन कौन से हैं। जो मैंने इससे पहले हमने बात की, वैदिक समय की बात की, अब जो कुल परिवर्तन के साथ बात की जाए तो हमारे स्वर कौन से हैं? भी 11 स्वर हैं। उनमें क्या है? पहला ए आ औ, ए आ औ, ये चंद्र बिंदु नहीं आएगा, अर्धचंद्र लगेगा इसमें। ए आ औ, ई ऊ ऊ, ए ऐ ओ औ। अब इनको गिनेंगे तो कितने हैं? 2 2 4 2 6 2 8 10 11। स्वरों की संख्या कितनी हो गई? स्वरों की संख्या 11 हो गई। अब आप थोड़ा ध्यान दें, यहां पर मैंने एक लिखा है ओ, ए आ ओ। बोलने में भी थोड़ा मुख की आकृति को बदलना पड़ेगा। तो यहां पर आप देखें कि यहां पर मैंने एक स्वर, आप जो प्राचीन या पढ़ रहे हैं, इसके 2 रूप होते हैं। ये
लघु और दीर्घ की बात की जाती है। तो ये हमारे क्या हैं, संस्कृत में री थी, वो स्वरों में गिनी जाती है, लेकिन हिंदी में अब जो परिवर्तन के साथ भोलानाथ तिवारी की बात की जाए, उदयनंद तिवारी की बात की जाए, बलदेव बहारी जी की बात की जाए, जो हमारे बड़े बड़े भाषा वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने इस चीज़ को सिद्ध कर दिया है। तो इसके ऊपर उन्होंने स्कॉलर या सर्च भी की है। तो अब यहाँ पर एक स्वर अतिरिक्त आ गया है, अतिरिक्त नहीं आया, नया आ गया है। इस स्वर को क्या कहते हैं, इसके 2-3 नाम हैं। सबसे पहले हम बोल दें विदेशी स्वर। कौन सा, विदेशी स्वर। फिर दूसरे की बात की जाए, एक तो यही नाम हो गया इसका, दूसरा हम इसको बोल देते हैं आगत स्वर, आगत स्वर। और तीसरे इस नाम की बात की जाए तो क्या बोलते हैं इसको, गृहीत स्वर भी इसको कहते हैं। अब इसकी खासियत क्या होती है, हिंदी में आप जब पढ़ते हो तो हिंदी में आजकल क्या है, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, हॉस्पिटल हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं, अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। और जब हम इनको लिखते हैं, कॉफ़ी लिखते हैं, तो ये क्या चीज़ है, अंग्रेजी का है, ये अंग्रेजी में अपना लिया गया है। और ये सारे इससे बनने वाले सारे के सारे शब्द क्या होते हैं, अंग्रेजी के ही होते हैं। जैसे आप देख लो, साधारण सी भाषा में बात की जाए, आप जब किसी को बोलते हो कहाँ जा रहे हो, कहेगा कॉलेज जा रहा हूँ। क्या वो विश्वविद्यालय बोलता है, नहीं बोलता। अगर आप कोई दवाई लेने जाते हो तो आप सीधा उससे पूछे कहाँ जा रहे हो, कहता है डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, कभी चिकित्सक नहीं बोलता है वो। तो उसी प्रकार ये हमारी हिंदी में अपना लिया गया है। और री संस्कृत का स्वर है, और ये क्या है, पहले था, लेकिन अब नए परिवर्तन के साथ नया स्वर हमारा 11 की पूर्ति ये करता है। अब हिंदी में हम री बोलते हैं, ये होता है इसका उच्चारण, री। री में हमारी जीवा टच होती है। जब भी आप देखोगे भी, जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो इनका कहीं पर भी हमारा स्पर्श नहीं होता, आ ई ई उ बोलते हैं, स्पर्श नहीं होता। लेकिन जब री बोलते हैं, री हमारी जीभ कहाँ टकरा रही है आप महसूस कर सकते हो, री। लेकिन संस्कृत में इसमें वो री री टच नहीं होती थी, अलग प्रकार से इसे बोला जाता था। तो अब यहाँ पर क्या है, अगर पेपर बनता है संस्कृत आधारित व्याकरण का बनता है तो वहाँ पर किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा। अगर वो परिवर्तन के साथ पूछेगा तो वहाँ पर स्वरों की किस प्रकार से 11 की पूर्ति आपने करनी है। अगर संस्कृत आधारित बनता है, पूछता है भी इसमें से बताइए, आगे जब हम ह्रस्व और दीर्घ की बात करेंगे वहाँ पर इसके ऊपर भी दोबारा से चर्चा करेंगे। लेकिन अगर संस्कृत आधारित बनता है तो री हमारा स्वर यहाँ पे काउंट होगा। अगर परिवर्तन के साथ पेपर बनता है, एग्जामिनर को पता है भी परिवर्तन हो चुका है, तो वो इस स्वर के साथ आपको स्वरों की गिनती देगा और इसी आधारित पर ही वो प्रश्न पूछेगा। तो हमें दोनों तरीकों से याद रखना है। अगर संस्कृत आधारित होगा तो किस प्रकार से उसका उत्तर देना है। अगर वो नए परिवर्तन के साथ 2500 साल पुरानी पद्धति को छोड़ करके, व्याकरण को छोड़ करके नए सिरे से पूछता है, तो वहाँ से आपने किस प्रकार उत्तर देना है, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो हमने पढ़ लिया भी स्वर क्या होता है, किस प्रकार से परिभाषाएं अलग अलग रूप में दे करके आपको उलझा सकता है, तो आपने उस उलझन को किस प्रकार से पार करना है। तो ये हमारे हो गए स्वर। री हमारा संस्कृत का है और हिंदी में इसका उच्चारण ये होता है, तो ये आपने याद रखना है। और इसको किस किस नाम से पुकारा जाता है, इसे विदेशी स्वर भी कहा जाता है, इसे आगत स्वर भी कहा जाता है, इसे गृहीत स्वर भी कहा जाता है। और इसकी खासियत क्या होती है, जितने भी शब्द बनेंगे इससे, वो सारे के सारे क्या होंगे, अंग्रेजी भाषा के शब्द होंगे। अब यहाँ से आगे बात की जाती है भी स्वर के भेद कितने होते हैं। वैसे हम पुस्तकों में देखते हैं 3 भेद लिखे होते हैं, लेकिन वहाँ पर 2 भेद ही होते हैं। तीसरा जो हमारा प्लुत स्वर होता है, उसकी परिभाषा और उसका चिन्ह, उसकी हमें ज्ञान होना चाहिए उदाहरण के बारे में, लेकिन हमारे 2 ही भेद होते हैं। और उसे अन्य किन किन नामों से पुकारते हैं उसके ऊपर भी बात करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या है, भी स्वर की परिभाषा हो गई। स्वर की परिभाषा के बाद क्या आ जाता है, भी स्वर के भेद कितने होते हैं। स्वर के भेद कितने होते हैं, तो स्वर के 2 भेद होते हैं। स्वर के पहला कौन सा होता है, जैसे हम पढ़ते हैं ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर, ये हमारा पहला है। दूसरा हमारा कौन सा होता है, यहीं लिख देते हैं, दीर्घ स्वर। दूसरा दीर्घ स्वर, ये हमने दूसरा इसका भेद लिख दिया। अब यहाँ पर बात की जाती है भी इनको अन्य किन किन नामों से पुकारा जाता है, फिर इसकी परिभाषा और इसके उदाहरणों के ऊपर बात की जाएगी। सबसे पहले हमारा कौन सा है, ह्रस्व स्वर है।
ह्रस्व स्वर की बात की जाए तो इसको अन्य किन नामों से पुकारा जाता है? ह्रस्व स्वर को बोला जाता है मूल स्वर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मूल स्वर भी कहते हैं इसको। फिर इसको लघु स्वर भी कहते हैं, लघु स्वर भी कहते हैं। इसे अन्य किस नाम से पुकारा जाता है? एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है, एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है। अब यहाँ पर देखो 3-4 नाम आ गए हैं। पहला हम ह्रस्व जो पढ़ते हैं वो, उससे पहले इसको क्या बोला जाता है? मूल स्वर किसे कहते हैं, ठीक, लघु स्वर किसे कहते हैं, एक मात्रिक स्वर किसे कहते हैं। तो हमें इन सब की परिभाषाएं और इनके नाम अच्छे से पता होना चाहिए। भी ह्रस्व स्वर भी वही है, मूल स्वर भी वही है, लघु स्वर भी वही है, एक मात्रिक स्वर भी वही है। मात्रा के आधार पर इनको 3 भागों में बांट सकते हैं, लेकिन हम इसको भेद के अंतर्गत 2 में ही बांट सकते हैं। अब इसकी परिभाषा की बात की जाए, ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? भी वे स्वर या वे वर्ण जिनके उच्चारण में कम से कम समय लगता है या जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, उसे क्या कहते हैं? मूल स्वर, ह्रस्व स्वर, लघु स्वर, एक मात्रिक स्वर। जो आप याद रखना चाहें वो हो जाता है। क्या लिखेंगे? इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? वे वर्ण जिनके उच्चारण में कम से कम समय लगता है या एक मात्रा का समय लगता है, एक मात्रा का समय लगता है, उसे क्या कहते हैं? भी उसे मूल स्वर कहते हैं, उसे मूल स्वर कहते हैं। अब यहाँ पर भी बात की जाए, मूल स्वर या ह्रस्व स्वर में हम 4 लिखते आए हैं जो संस्कृत आधार में था, लेकिन ये 3 ही हैं। कौन कौन से हैं उसके ऊपर बात कर लें। सबसे पहले उदाहरण की बात की जाए तो कौन कौन सा हमारे जब मूल स्वर या लघु स्वर क्या हैं? ए, ई और उ। इनकी संख्या कितनी है? 3 है। लेकिन इसमें क्या आ जाती है? री को भी शामिल किया जाता है। अभी हमने चर्चा की थी भी संस्कृत आधारित होगा तो री को भी इस्तेमाल किया जाएगा। अगर संस्कृत आधारित नहीं है तो आपका क्या है? ए, ई, उ ही हमारे क्या हैं? मूल स्वर, लघु स्वर कहलाते हैं। तो ये हमारे की संख्या में कितने हैं? 3। अब बात की जाए दीर्घ स्वर को अन्य किन नामों से पुकारते हैं, उसमें कौन कौन से अलग अलग भाग बनते हैं, उसके ऊपर बात की जाए तो सबसे पहले दीर्घ स्वर की बात करें। दीर्घ स्वर क्या है और अन्य किन नामों से पुकारा जाता है? तो यहाँ पर हम लिखते हैं दीर्घ स्वर। दूसरा इसको बोलते हैं द्विमात्रिक भी कहते हैं, द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं, और इसको संध्या अक्षर भी कहते हैं, संध्या अक्षर भी कहते हैं। ये हमारे कौन से कहलाते हैं? और इसके साथ साथ इसे गुरु स्वर भी कहते हैं, इसको साथ साथ इसको गुरु स्वर भी कहते हैं। अब यहाँ पर भी क्या है? 4 नाम इसके आगे हैं। दीर्घ स्वर के साथ साथ द्विमात्रिक भी हो गया, द्विमात्रिक के बाद संध्याक्षर भी हो गया। अब संध्याक्षर क्यों कहते हैं? सबसे पहले हमें इसके बारे में बात बतानी चाहिए, क्योंकि संधि का मतलब क्या होता है? 2 वर्णों का मेल। तो इसमें भी क्या होता है? 2 वर्णों का ही मेल होता है। अब संध्या अक्षर के भी 2 पार्ट बनते हैं। पहला क्या बनता है जी? सबसे पहले हम इसकी बात कर लें भी दीर्घ किसे कहते हैं? भी जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है या ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है, उसे क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहा जाता है। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं संध्या अक्षर की। संध्या अक्षर क्यों कहते हैं? पहला होता है द्विमात्रिक, द्विमात्रिक स्वर कौन से हैं और इनको क्यों कहा जाता है? फिर दूसरा है संयुक्त स्वर। ये 2 भाग बन गए संध्या अक्षर का। संधि मतलब 2 वर्णों के मेल से बने हुए हैं, अलग अलग उनका निर्माण होता है, इसलिए इन्हें संध्या अक्षर कहा जाता है। फिर इसके 2 पार्ट बनते हैं। पहला बनता है द्विमात्रिक स्वर कहा जाए और दूसरा संयुक्त स्वर। द्विमात्रिक का मतलब क्या होता है? जिन स्वरों का या जिन वर्णों का निर्माण
दो मात्राओं से होता है या अलग अलग वर्णों के मेल से होता है उसे क्या बोलते हैं? द्विमात्रिक। दोबारा फिर सुनो, वे वर्ण जिनका निर्माण अलग अलग मात्रा से होता है उसे क्या बोलते हैं? दो अलग मात्राओं से होता है उसे क्या बोलते हैं? द्विमात्रिक बोलते हैं। जैसे हम लिख दें, दो मात्राओं के मेल से बने हों, मेल से बने हों उसे क्या कहते हैं? द्विमात्रिक कहते हैं। उसे द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। अब वो हैं कौन कौन से? जैसे आप पढ़ते हैं, ए और ए को मिला करके क्या बनता है? आ बनता है। दूसरा, ई और ई को मिला करके क्या बनता है? बड़ी ई बनती है। उसी प्रकार ऊ और ऊ को मिला करके क्या बनता है? औ बनता है। तो ये हमारे कौन से हैं? द्विमात्रिक स्वर हैं, क्योंकि इनमें क्या है? दो मात्राएं मिली हुई हैं। ए और ए मात्रा मिली हुई है, ई और ई मिली हुई है, ऊ और ऊ मिला हुआ है, तो इसलिए इन्हें द्विमात्रिक बोला जाता है। उसके बाद क्या आता है? संयुक्त स्वर। संयुक्त का मतलब भी क्या होता है? जिसमें क्या होते हैं? दो अलग अलग वर्ण मिले हुए होते हैं, दो अलग अलग स्वरों के मेल से बने होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? संयुक्त स्वर कहते हैं। जैसे हम यहाँ लिख देते हैं, जिनका निर्माण, क्या लिखेंगे? जिनका निर्माण, जिनका निर्माण दो अलग अलग वर्ण, अलग अलग वर्णों के संयोग से होता है, वर्णों के संयोग से होता है, उसे हम क्या बोल देंगे? संयुक्त स्वर कह देंगे। उसे हम संयुक्त स्वर कहते हैं। अब वो हैं कौन कौन से? पहला हमारा आता है भाई, जैसे हम लिखते आए हैं, ये लिख दिया ए और दूसरा मैंने लिख दिया ये आई, ये हो गया। और दूसरा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ओ और दूसरा मैं लिख देता हूँ औ। ये हमारे चार क्या कहलाते हैं? संयुक्त स्वर कहलाते हैं। अब ये संयुक्त क्यों कहलाते हैं? अलग अलग वर्णों के निर्माण से, इनका संयोग होने से किस प्रकार से बनते हैं? जैसे हम यहाँ पे बात करें, ए बोलते हैं तो इसमें क्या है? ए और ई है, तब जा करके ये बनता है आई। दूसरे की बात की जाए, ए और ए, तो ये क्या है? आई। अलग अलग हुई, इसलिए इनको संयुक्त कहा जाता है। इसी प्रकार यहाँ पर भी क्या है? ए और ऊ के मेल से ये बनता है औ। फिर यहाँ पर बात की जाए, इसका निर्माण किस प्रकार होता है? ए और ओ के मेल से इसका निर्माण होता है। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं? संयुक्त स्वर कहलाते हैं। तो हमने अब पढ़ा भी ह्रस्व स्वरों को किन किन नामों से पुकारते हैं, उसकी परिभाषा और वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर ये हो गए हैं। तो अब हम यहाँ पर लिखते आए हैं, अगर हम बात करें, इसमें से एक बचता है ये वाला जो हमने गृहीत स्वर कहते हैं, ये भी किस में आ जाता है? संयुक्त स्वरों के अंतर्गत आ जाता है। अब सबसे बात की जाए, गुरु स्वर कौन से हैं? गुरु स्वर या दीर्घ स्वर, तो इन आठों को आपने लिखना है। 8 और 3 कितने हो गए हैं? 11 हो गए हैं। आ जाएगा, ई आ जाएगी, ऊ आ जाएगा, औ आ जाएगा, ए आ जाएगी, आई आ जाएगी, ओ आ जाएगा और ओ आ जाएगा। इनकी संख्या 8 हो जाएगी। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं? गुरु स्वर भी कहलाते हैं, दीर्घ स्वर भी कहलाते हैं। तो ये हमारे क्या थे? स्वर के भेद थे। अब बात की जाती है प्लुत। हमें पता होना चाहिए, लेकिन प्लुत का प्रयोग किस में होता है? संस्कृत में होता है। और वैसे बात की जाए तो क्या है, जैसे नाटक में हो, संवाद में हो, या किसी को लंबे समय तक पुकारना हो, तब भी क्या होता है? प्लुत का ही रूप माना जाता है। तो यहाँ पर हमें क्या है? प्लुत के बारे में पता होना चाहिए। प्लुत स्वर क्या होता है? प्लुत स्वर क्या होता है? वे वर्ण जिनका उच्चारण या जिनके उच्चारण में दीर्घ से दुगना समय लगता है, या जिनके उच्चारण में 3 मात्राओं का समय लगता है, उसे क्या बोलते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। वे वर्ण जिनका
जिनके उच्चारण में दीर्घ से दुगना समय लगता है, दीर्घ से दुगना समय लगता है, उसे हम क्या बोल देते हैं भाई, प्लुत स्वर कह देते हैं, प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे एक आप उदाहरण देखते हैं, लगभग क्या है, ओम, ओम। अब ये प्लुत के चिन्ह की बात की जाए, चिन्ह क्या होता है इसका, तीन। ये जो तीन है ये किसका चिन्ह है, प्लुत का चिन्ह है। और इसे किस नाम से, अन्य नाम से पूरा पुकारा जाता है, त्रिमात्रिक के नाम से ही पुकारा जाता है, त्रिमात्रिक स्वर। ये क्या है, प्लुत के नाम है। इसका प्रयोग कहाँ होता है, नाटक में होता है, संवाद में होता है, या किसी को अधिक लंबे समय तक पुकारना हो तो वो कौन सा रूप हो जाता है, प्लुत का रूप हो जाता है। जैसे कई बार क्या है, मैं इस प्रकार से दे देते हैं और ये दे देते हैं। कहने का मतलब क्या हो गया, मैं ध्वनि, मैं बोला या ए बोला, तो ये क्या है, अलग रूप में हो गया। लेकिन जब इस प्रकार के चिन्ह लगा करके इसको दे दिया जाता है तो इसका मतलब क्या है, मैं, कै, ये लंबे समय तक पुकारा जाएगा। एक बार उच्चारित होने के बाद बंद नहीं करना, अर्थात ये कौन सा रूप कहला देता है, प्लुत का रूप कहला देता है। तो ये हमारा क्या हो गया, स्वर का रूप भी हो गया। स्वर किसे कहते हैं और उसके किस प्रकार से कौन कौन से रूप होते हैं और अन्य किन नामों से इसे पुकारा जाता है। तो आगे हम बात करते हैं, प्लुत की बात हो गई, स्वर की बात। भी स्वरों को किन किन 5 वर्गों में बांटा जाता है भी। सबसे पहले क्या है भी, आपको एक थोड़ा सा चित्र है उसे याद रखना है। उसको याद रखने से क्या है, आपको हमारे मुख में आप देखते हो कि क्या है, जीभ की लेटी हुई स्थिति है। लेकिन जैसे ही हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ और मुख की आकृति भी क्या होती है, परिवर्तित होती है। तो वो डायग्राम क्या है, वो आप सबने क्या है, रट लेना है, अपने दिमाग में उसे अच्छे से बिठा लेना है। उस डायग्राम को क्या है, आपने अच्छे से दिमाग में बिठा लेना है, ताकि आपको क्या है, मुख की आकृति और जीभ की स्थिति के आधार पर आप उसे याद रखें। ये हमारा क्या है, मुख हो गया, और ये हमारे क्या होती है, जीवा की स्थिति होती है, लेटी हुई जीभ होती है। तो सबसे पहले हम ए बोलते हैं, फिर आ बोलते हैं, फिर अ बोलते हैं, ये हमारे आगे। फिर ई और ई बोलते हैं, फिर ए, ऐ, ऊ और ऊ हो गया, ओ हो गया और औ हो गया। अब आप इनका उच्चारण करो। जीभ हमारी मुख में लेटी हुई है, जैसे ए बोलते हैं, ए, आ, ए बोला यहाँ है, आ बोला, जीभ क्या है, नीचे आ गई है, और अ बोलते हैं, अ तो यहाँ पर रह गई। उसी प्रकार ई बोलते हैं, तो ई में क्या है, जीभ तालू की तरफ ऊपर की ओर उठ जाती है, ई, ठीक। और उसके बाद बोलते हैं ई, ऊ बोलते हैं, तो जीभ क्या है, ऊपर की ओर ही उठती है। इसी प्रकार जब हम ऊ के बाद ई बोलते हैं तो जीभ क्या आ जाती है, यहाँ पर आ जाती है। ई के बाद ई बोलते हैं तो जीभ की स्थिति थोड़ी नीचे हो जाती है, फिर ये बोलते हैं तो थोड़ी और नीचे हो जाती है, फिर ओ बोलते हैं तो ओ में जीभ का थोड़ा सा ऊपर जाता है, और ओ बोलते हैं तो यहाँ पर आ जाता है। तो ये डायग्राम आपको याद रखना है, और इसी के आधार पर जब हम आगे इसके पाठ करेंगे, प्रयत्न के आधार पर करेंगे, मुख खुलना, मुख बंद होना, समृत, विवृत, अर्ध समृत, विवृत बात करेंगे, तो ये आपका महत्वपूर्ण रहेगा। फिर हम जीवा के आधार पर, होठों के आधार की बात करेंगे, तो वहाँ पर भी आप देखेंगे कि ये डायग्राम आपका महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसे अच्छे से आपने याद कर लेना है। ये क्या होता है भी, मुख में जीभ की स्थिति के अनुसार परिवर्तन जो होते हैं, ये मुख का परिवर्तन है, जीभ हमारी लेटी हुई है, और वहाँ पर जी आप बोलेंगे तो आपको इसका अनुभव भी होगा और पता भी चलेगा। तो अब बात की जाती है भी, वर्गीकरण की बात करते हैं। स्वरों का हम वर्गीकरण करते हैं, किस किस आधार पर कर सकते हैं। लगभग 5 प्रकार से हम कर सकते हैं। सबसे पहले बात की जाए तो जाति के आधार पर हम इसको बांट सकते हैं, कौन कौन से होते हैं। फिर अगर हम बांटना चाहें जीवा के आधार पर बांटते हैं,
फिर हम होठों के आधार पर बांटते हैं, फिर हम इसे प्रयत्न के आधार पर बांटते हैं, फिर हम इसे श्वास के आधार पर बांटते हैं, उत्पत्ति के आधार पर हमारा हो गया है। तो ये क्या है, अलग अलग प्रकार। सबसे पहले बात की जाती है होठों के आधार पर भी हम कितने भागों में बांटते हैं। सबसे पहले क्या होता है, होठों के आधार पर, होठों के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, अभी 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले कौन सा होता है, वृत्तामुखी, या इसका अन्य नाम बोलते हैं हम वृत्ताकार। फिर दूसरे की बात की जाए, अवृत्तामुखी या अवृत्ताकार। ये हमारे हो जाते हैं होठों के आकृति के आधार पर, होठों के आधार पर या होठों की आकृति के आधार पर हम स्वरों को कितने भागों में बांट सकते हैं या कितने भेद होते हैं। 2 प्रकार से बांट सकते हैं, 2 भेद होते हैं। पहला क्या होता है, वृत्तामुखी या वृत्ताकार। दूसरा क्या होता है, अवृत्तामुखी या अवृत्ताकार। पहले तो वृत्त का मतलब क्या होता है, गोल। अर्थात जब हम स्वरों, कुछ स्वर हमारे ऐसे हैं जब हम उनका उच्चारण करते हैं तो हमारे होठों की आकृति क्या हो जाती है, गोल हो जाती है। उन्हें हम बोलते हैं वृत्तामुखी या अवृत्ताकार। और दूसरा हमारा होता है अवृत्तामुखी या अवृत्ताकार, जिनमें क्या होती है, हमारी होठों की आकृति गोल नहीं होती। तो इसको हम कर लेते हैं। वृत्त का मतलब क्या होता है, गोल होना। क्या होता है, गोल होते हैं। जब हमारे होठ गोल होते हैं, परिभाषा क्या हो जाएगी, वे स्वर या वे वर्ण जब जिनका उच्चारण करने से हमारे होठों की आकृति गोल हो जाए, वो कौन से कहलाते हैं, वृत्तामुखी या वृत्ताकार कहलाते हैं। जैसे बात की जाए, यहाँ पर हम लिख लेते हैं। जैसे आप बोलते हैं ऊ, ओ, औ, ये हमारे क्या हो गए हैं, बोल के देखो तो आपको लगेगा भी आपके होठों की आकृति क्या हो गई है, गोल हो गई है। तो इसके बाद कौन सा होता है, अवृत्तामुखी या अवृत्ताकार। जिन स्वरों के उच्चारण में हमारे होठों की आकृति गोल नहीं होती है उसे क्या बोलते हैं, अवृत्तामुखी या अवृत्ताकार। तो ये कौन कौन से होते, गोल नहीं होते, गोल नहीं होते। अब हमने यहाँ पर 4 लिख दिए हैं। 4 के बाद आपको पता है भी हमारे स्वरों की संख्या 11 है। तो 11 में आप क्या लिखेंगे, जो बच गए हैं वो लिख दो। एक तो ए है, एक आ है, औ है, उसके बाद कौन सा आता है, ई है बड़ी, ठीक। उसके बाद कौन सा रह गया, ए है, आई है। 2 2 4 2 6 7 और 4 कितने हो गए हैं, 11 हो गए हैं। अगर संस्कृत धार में आएगा तो क्या हो जाएगा, री आ जाएगा। लेकिन हमारे जो परिवर्तन के साथ है, जो भोलानाथ तिवारी, उदयनंद तिवारी, जो हमारे भाषा वैज्ञानिक हुए हैं, उनके अनुसार ये हमारे क्या हैं, आकृति के आधार पर, होठों की आकृति के आधार पर, तो ये हमारे गोल हो जाते हैं और इसमें क्या नहीं होते हैं, गोल नहीं होते। तो आज की वीडियो आपको उम्मीद है पसंद आई होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लक्ष्य कोचिंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो इसी उम्मीद के साथ धन्यवाद, नमस्कार।